हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। कंप्यूटर में जो आज हम अपना एमसीक्यू सेशन कवर करने जा रहे हैं वो होगा हमारा टॉपिक इंटरनेट के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मिस मत करिएगा, पूरे लेक्चर को कवर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन बिना देरी किए। इंटरनेट, अभी तक जो मैं आपको बताते आ रही हूँ वो था कि मैं पहले एक्सप्लेन कर देती थी, उसके बाद मैं एमसीक्यू लेके चलती थी। पर पिछली वीडियो से मैंने क्या किया है कि मैं साथ ही साथ एक्सप्लेन, मतलब जब मैं क्वेश्चन ले रही हूँ उसी समय मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना। एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट पहले से नहीं कर रही हूँ, तो आज भी वैसे ही करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन चलता रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की। सबसे पहला क्वेश्चन, वेब पृष्ठों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए, यानी वेब पेजेस को, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देती हूँ ताकि दोनों लैंग्वेज मीडियम वालों को दिक्कत ना हो। वेब पेजेस को इंटरनेट से जोड़ने या डिस्प्ले कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, यानी कि निम्न में से इन सब में से किसकी आवश्यकता होती है जब हम वेब पेजेस को इंटरनेट से जोड़ें, ठीक है, इंटरनेट में डिस्प्ले करें या उससे जोड़ें, उसमें दिखाएं, है ना। तो क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है? इंटरनेट से कनेक्शन, एक वेब ब्राउजर, एक वेब सर्वर, या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन बेहद जरूरी है। इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं होगा तो इंटरनेट चलेगा कैसे। दूसरी चीज, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर ही वो है जिसमें हम ब्राउज कर सकते हैं, जो भी वेबसाइट्स हैं उनको हम देख सकते हैं। वेब सर्वर, तो चारों, मतलब जो तीनों चीज है, तीनों चीजें जरूरी हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आगे देखिए, वेब पेज लिखने के लिए निम्नलिखित का प्रयोग किया जाता है। वेब पेज को जब हम लिखते हैं तो इनमें से किस चीज का हम प्रयोग उसमें करते हैं? सबसे पहले HTML। अच्छा देखिए, इसी क्वेश्चन से और भी एक दो क्वेश्चन निकल के बाहर आ सकते हैं, तो मैं साथ ही साथ वो भी आपको बताते हुए चलूंगी। ठीक, चलिए क्या लिखा हुआ है कि वेब पेजेस लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पहला HTML, दूसरा टेलनेट, देन HTTP और चौथा है URL। अब जो HTML होता है इसमें से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HTML। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हिंदी में भी मैं यही लिखूंगी, है ना, इसलिए एक साथ लिख देती हूँ, हाइपर टेक्स्ट। बिल्कुल, ये क्वेश्चन इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसमें HTML का फुल फॉर्म क्या होता है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। तो इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, जो फुल फॉर्म है वो भी। उसके अलावा वेब पेज लिखने के लिए जो आपके वेब पेजेस रहते हैं, जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं, जैसे कि आपने CG व्यापम का वेबसाइट खोला है, CGPSC का वेबसाइट खोला है, या कोई भी वेबसाइट खोला है, तो उसमें अलग अलग वेब पेजेस होते हैं, है ना। मेन पेज को कहा जाता है होम पेज। जब भी आप कोई वेबसाइट खोलें और जहां पे आप लैंड करें, जो सबसे पहला आपको पेज दिखे वो कहलाता है उस वेबसाइट का होम पेज। अब उसके अलावा उसमें और भी पेजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल होम पेज है, कॉन्टैक्ट अस पेज होता है, कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आती है वो फिलअप करने का पेज होता है। तो ऐसे करके अलग एक वेबसाइट के अलग अलग पेजेस होते हैं, तो हम उसे कहते हैं वेब पेजेस। अब वेब पेज को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो HTML, जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, इसमें क्या होता है, इसके द्वारा वेब पेजेस को तैयार किया जाता है। जो वेब पेजेस की मैं बात कर रही हूँ वो तैयार किससे होता है? HTML से ही तैयार होता है। यानी कि एवरी वेब पेज इज स्टोर्ड एज एन HTML डॉक्यूमेंट। हर जो वेब पेजेस है वो किस फॉर्म में अपलोड होता है या स्टोर होता है? तो एक HTML डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। ये एक स्टैंडर्ड है जो www के कार्य को कंट्रोल करके रखता है। ठीक, इसमें हाइपर लिंक दिया रहता है, जिस लिंक का उपयोग करके आप उसी वेबसाइट के दूसरे पेजेस में भी जा सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है? HTML। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट से जुड़े हर एक कंप्यूटर को पहचाने जाने के लिए उपयोगी यूनिक 4 पार्ट स्ट्रिंग को डैश कहा जाता है। इंटरनेट से जुड़े हर एक कंप्यूटर को, जितने भी कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े हैं, उनको पहचानने के लिए एक उपयोगी यूनिक 4 पार्ट स्ट्रिंग को क्या कहा जाता है? तो देखिए, आपके ऑप्शन जो इसमें दिए हुए हैं वो है होस्ट नेम पहला, दूसरा डोमेन नेम, तीसरा IP एड्रेस और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IP एड्रेस। IP एड्रेस, IP का फुल फॉर्म अगर बोल दिया जाए तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये मैं आगे आपको और बताऊंगी, क्योंकि
आईपी बहुत, जो आईपी एड्रेस है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आईपी मतलब कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, नियम होता है। प्रोटोकॉल मतलब कि खुद में एक नियम होता है। अब उसमें अगर आईपी एड्रेस की बात की जाए तो देखिए, जो एक आईएसपी है यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी, इसका फुल फॉर्म क्या है, ध्यान रखिएगा, आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल। लेकिन इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करता है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करने वाला, ठीक। इंटरनेट सेवा प्रदाता वे संस्थाएं हैं जो व्यक्तियों को या संस्थानों को इंटरनेट से जोड़ने का माध्यम और उससे संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। इंटरनेट सेवा प्रदाता का कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर कहलाता है, जबकि जो उपयोग करता है उसका कंप्यूटर क्या कहलाएगा, क्लाइंट कंप्यूटर कहलाता है। होता है ना, जो आपने वाईफाई लगवाया है जो भी, तो उसमें आपको एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है जो इंटरनेट प्रोवाइड करे आपको, ठीक। तो आईपी एड्रेस क्या होता है, एक यूनिक स्ट्रिंग, एक यूनिक, जो भी आपका फोन है, चाहे आपका कंप्यूटर है, जो भी डिवाइस है, अगर वो इंटरनेट से जुड़ा है तो उसका एक आईपी एड्रेस होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आईपी एड्रेस होता है जो भी डिवाइसेस कनेक्ट हो इंटरनेट से, वो उसमें क्या रहता है, आईपी एड्रेस दिया होता है, ठीक। इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। इसमें क्या मिलता है, जो कंप्यूटरों का नेटवर्क है उसको स्थापित करके आपस में वो कम्युनिकेट कर पाए, इसकी अनुमति मिलती है। आईपी नेटवर्क पर पैकेट भेजने का कार्य संभालती है, क्योंकि जो इंटरनेट है वो पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, ये मैं आपको और बताऊंगी आगे, ठीक। चलिए, तो जितनी भी डिवाइसेस इंटरनेट से जुड़ी हैं, सबका जो भी डिवाइस, आपका कंप्यूटर सिस्टम है, अगर उसमें इंटरनेट नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें इंटरनेट है, आपका जो फोन है उसमें एक इंटरनेट है ना, इंटरनेट मिला आपको, तो सभी का जो भी डिवाइस है जिसमें इंटरनेट चल रहा है, सभी का एक आईपी एड्रेस होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। आपने सुना होगा, कई सीरीज या मूवी आप देखते हैं कि उसमें जब ट्रेस करना रहता है ना, तो हम कैफे का या कोई भी जगह हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है, क्योंकि उसका आईपी एड्रेस हम लोकेट कर पाते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, किसके द्वारा, आईएसपी के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट के बीच का पहला नेटवर्क कौन सा था, इंटरनेट के बीच का पहला नेटवर्क कौन सा था, यानी यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जा रही है उसके। तो इनमें से सबसे पहला जो नेटवर्क था वो कौन सा था भाई, एक तो आपको ऑप्शन में दिया है अर्पानेट, दूसरा NST.net, तीसरा दिया है वी नेट, और चौथा है ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा, अर्पा नेट। अब इसका भी आपको फुल फॉर्म पढ़ना पड़ेगा। क्या है इसका भाई फुल फॉर्म, एडवांस्ड, ए से एडवांस्ड, आर से रिसर्च, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, प्रोजेक्ट एजेंसी, एजेंसी, ठीक है। और एन से जो नेट है ये पूरा एक साथ लिखा हुआ है, नेटवर्क। तो क्या हो गया, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अभी इसके बारे में आपको समझाऊंगी तो आपको ये याद हो जाएगा। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इंटरनेट का अगर पहला नेटवर्क की बात की जाए तो वो क्या होगा, अर्पा नेट होगा। अर्पा नेट या अर्पा नेट बोला जाता है। इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ, 1969 में, ठीक। अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा, यानी जो अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट है, डिफेंस डिपार्टमेंट की बात की जाए, रक्षा विभाग की बात की जाए, तो उसके द्वारा अर्पा नेट के विकास उसके द्वारा ही की गई थी। अर्पा नेट को दुनिया का पहला नेटवर्क कहा जाता है। अर्पा नेट का प्रयोग क्यों किया गया है, रक्षा विभाग में, यानी कि जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसमें रिसर्च और विकास कार्य करने के लिए किया गया था। 1989 में, 69 में ये बनके तैयार हो गया, और 89 में इंटरनेट को आम जनता के लिए खोल दिया गया था, आम जनता के लिए खोल दिया गया था। अब अर्पा के बारे में मैं और आपको थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ ताकि आपको ये आंसर याद हो जाए। इस पेज में आपको बता देती हूँ। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद अमेरिका को ये चीज समझ आ गई थी कि सूचना का, यानी इंफॉर्मेशन का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है युद्ध के लिए। अगर कोई युद्ध हो रहा है, अगर हम उसमें सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर पाए तो क्या है, कम टाइम में हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन करें।
वो चीज कैसी होगी, कंप्यूटर या दूसरे उपकरण को, ठीक है, जो भी कंप्यूटर हमारे पास है उसको हम एक से दूसरे में जोड़ सके, इस पर रिसर्च करने के लिए जो अरपा है ये बनाया गया था 1957 में। मैं अभी इस एजेंसी की बात कर रही हूँ, मैं अभी अरपा नेटवर्क की बात नहीं कर रही हूँ। तो जो अमेरिकी का डिफेंस डिपार्टमेंट है, डिफेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, यानी कि जो रक्षा विभाग है, उसने 1957 में अरपा, एक एजेंसी, अरपा जो कि हमने फुल फॉर्म भी पढ़ा यहाँ पे कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, देखा ना आपने। तो ये एक एजेंसी थी, इस एजेंसी को उन्होंने बनाया। और उस एजेंसी का काम क्या था, क्यों बनाया गया वो, ताकि इनका जो ये प्लान था कि हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ें या कैसे आपस में कनेक्शन जोड़ पाए, उसके लिए बनाई गई थी ये अरपा एजेंसी। अब अरपा ने जो नेटवर्क तैयार किया एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए, जिस नेटवर्क को उसने तैयार किया, अब उसका नाम पड़ गया अरपा नेट। और ये कब बनकर तैयार हो गया, 1969 में। ठीक, समझ में आया आपको। तो 1969 में अरपा ने नेटवर्क तैयार किया जिसका नाम पड़ा अरपा नेट। और यहीं से फिर, ठीक है, 1969 यहीं से फिर इंटरनेट की शुरुआत हुई। 1989 में आम जनता के लिए जिसे खोल दिया गया था, ठीक है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल ये कब बना था, जो आईपी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये कब बना था, तो 1982 में, ठीक है, 82। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट में सही तरीके से सब चलते रहे इसके लिए नियमों के समूह को इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। और आईपी एड्रेस मतलब जब उसे आईपी एड्रेस प्रोवाइड, उसको एक आईपी एड्रेस मिल जाए तो हम उसे आईपी एड्रेस कहेंगे। चलिए, ठीक है। तो आरपा नेट का जो हिस्ट्री था वो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। इंटरनेट विभिन्न कंप्यूटरों की पहचान कैसे करता है। इंटरनेट अलग अलग विभिन्न कंप्यूटर की पहचान कैसे करता है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी कंप्यूटर को, फोन को कहीं पे भी इंटरनेट से वो चीज जुड़ी हुई है तो उसको कैसे पहचान करेगा, उसके आईपी एड्रेस से पहचान करेगा, है ना। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इंटरनेट विभिन्न कंप्यूटर की पहचान कैसे करेगा, सबसे पहला आपको ऑप्शन दिया हुआ है आईपी एड्रेस, दूसरा ब्रॉडकास्ट स्ट्रीट या ईमेल एड्रेस। तो ऑप्शन नंबर 1 या ए जो है वही आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस वर्ष में पहले ईमेल का आविष्कार किया गया था। इसको पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा ईमेल के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, ईमेल जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब ये चीज भी मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ईमेल का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब जब हम ईमेल पढ़ते हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीजें दी हुई होती है ये भी आपको जानना जरूरी है। सबसे पहला यूजर नेम, इसमें आपका यूजर नेम दिया होता है, @ दिया होता है, ठीक है, डोमेन नेम दिया होता है, ये चीजें रहती है, यूजर नेम, डोमेन नेम, @ ठीक। ये चीजें आपको दी हुई होती है। यूजर नेम जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिख देती हूँ, ठीक है, जो भी मेरा ईमेल आईडी होगा, पांडे पूजा है ना, जो भी है। अब उसके बाद मैं क्या लगाऊंगी, @ और फिर yahoo.com है, gmail.com है, ये सब। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, ये एक सीक्वेंस होता है जिसमें सबसे ऊपर आता है यूजर नेम, सेकंड नंबर पे आता है आप @ लिखते हैं, उसके बाद आप डोमेन नेम की वो क्या है, जीमेल है, जो भी आपका वेबसाइट है वो उस तरीके से आता है। तो किस तरीके से हम लिख सकते हैं, जो भी नाम है आपका @ करके और फिर website.com, ठीक है ना, gmail.com, इस प्रकार से आ जाता है। तो ईमेल के बारे में जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है। अब हम ये पढ़ते हैं कि किस वर्ष में पहले ईमेल का आविष्कार किया गया था। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 1971 यानी 1971, 1970, 1970, 1972 और 1969। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1971। याद रखिएगा 1971 में रेमंड टॉमल्सन ने, ठीक है, हिंदी में लिख देती हूँ, रेमंड टॉमल्सन ने, रेमन सैमुअल टॉमल्सन एक्चुअली में है। सर्वप्रथम अर्पानेट प्रोजेक्ट में ईमेल का प्रयोग किया था। जो प्रोजेक्ट चल रहा था अर्पानेट, ठीक है ना, उसमें इन्होंने क्या किया, ईमेल का प्रयोग किया गया था। तो पहला ईमेल कब बना था, 1971 में, यानी कि पहले ईमेल किस वर्ष में भेजा गया होगा, 1971 में, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, डैश इंटरनेट पर संचार तथा सूचना साझा करने का एक तरीका है। अब इनमें से
क्या चीज इंटरनेट पर संचार तथा सूचना यानी कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का एक तरीका है? वर्ल्ड वाइड वेब, यूआरएल, मेटा डेटा या जीपीएस? ऑब्वियसली आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड वाइड वेब। क्योंकि भाई जो वर्ल्ड वाइड वेब है, डब्ल्यू, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड इसके माध्यम से, वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से इंटरनेट पर इसी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन है ना, यानी संचार तथा सूचना को हम साझा कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं। पूरा विश्व वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से एक सूचना के जाल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या है भाई? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड मतलब पूरा विश्व, वाइड मतलब पूरे विश्व में, वाइड का हिंदी में मतलब ही होता है चौड़ा, तो पूरे विश्व में मतलब पूरा उसने कवर कर रखा है। और वेब मतलब जाल होता है, जो स्पाइडर के जाल होते हैं वेब, तो जाल की तरह यह फैला हुआ है ना। आप यहाँ बैठते हैं, आप इंडिया में किसी भी कोने से किसी से बात कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। आप जितने सारी चीजें, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, सारी चीजें जो आई है, सब किसका नतीजा है? सब इंटरनेट की वजह से हो पाया है। और आप जुड़ पाए हैं वर्ल्ड वाइड वेब की वजह से एक दूसरे से। तो डैश इंटरनेट पर संचार तथा सूचना साझा करने का तरीका, उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट, ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? ब्राउजिंग वेबसाइट यानी कि ब्राउज करने के लिए, कोई भी चीज को हम जब ब्राउज करते हैं, वेबसाइट देखते हैं, जब हम वेबसाइट सर्च करेंगे, ब्राउज करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? प्रोटोकॉल क्या है? नियमों का सेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या है? नियमों का सेट है। अब देखिए, नॉर्मली भी हम प्रोटोकॉल को कहते हैं नियमों का सेट। तो अगर उसके साथ मैं इंटरनेट लगा दूं, इंटरनेट प्रोटोकॉल लिख दूं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ऐसे भी इसका मतलब होता है कि नियमों का समूह, सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं उसके साथ लिख देती हूँ इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो क्या हो जाएगा? जो डेटा या इंटरनेट की देखरेख करता है। प्रोटोकॉल नियमों का वह सेट है जो डेटा या कम्युनिकेशन की देखरेख करता है। ठीक, चलिए, अब इसमें अलग अलग प्रकार के आईपी पाए जाते हैं, मतलब प्रोटोकॉल्स पाए जाते हैं। सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए जो भी रूल्स बने हैं, हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है, नियम होता है। तो जब सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जो रूल्स बने हैं, वो किसके अंदर आ जाएंगे? इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर आ जाते हैं। वैसे तो 4 तरह के लेयर्स होते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए: एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट और लिंक लेयर। लेकिन उसके तहत जो जो चीजें आती है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, जैसे कि सबसे पहला होता है टीसीपी/आईपी। टीसीपी/आईपी एक साथ लिखा जाता है। ठीक है, टीसीपी/आईपी का फुल फॉर्म क्या है? एक आध क्वेश्चन और आएगा इससे रिलेटेड, तो वो मैं आपको बताऊंगी ही। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये एक वैध आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस वाला पार्ट है ये, तो एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें हम किसकी बात करते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करते हैं। इसका जो वैध आईपी एड्रेस रहता है, वो किस फॉर्म में रहता है? 1 2 3 वर्ड्स पहले आने चाहिए, फिर 3 वर्ड्स आने चाहिए, फिर 2 वर्ड्स और फिर 3 वर्ड्स। ये क्वेश्चन आएगा तब आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। टीसीपी आईपी क्या होता है, आपने समझ लिया। ठीक, टीसीपी हमेशा आईपी के साथ मिलकर ही कार्य करता है। टीसीपी किसी भी संदेश को, क्या होता है कि जो टीसीपी रहता है, वो किसी भी संदेश को पैकेट की श्रृंखला में विभाजित करता है। इंटरनेट पे जो भी चीजें ट्रेवल कर रही है, वो पैकेट्स के फॉर्म में है। तो टीसीपी किसी भी संदेश को, जैसे सेंडर ने कुछ मैसेज भेजा है, सेंडर ने कोई सा भी मैसेज भेजा है, अब वो चीज यहाँ जाएगी और अलग अलग नोड ए, नोड बी, नोड सी इससे जुड़ी रहती है। ठीक है, आपस में सारी चीजें जुड़ी हुई है। ठीक, और यहाँ रिसीवर है, यहाँ रिसीवर एंड है। तो सारी चीजें छोटे छोटे पैकेट्स में बटी हुई है, अलग अलग रूट्स के द्वारा रिसीवर के पास पहुंचता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? पैकेट्स कहते हैं। इतना समझ में आ गया? अब किसी भी संदेश को पैकेटों की श्रृंखला में विभाजित करता है और डेस्टिनेशन में पहुंचने से मूल रूप से फिर अपना उसी फॉर्म में आ जाता है। तो ये काम रहता है टीसीपी का। अब ये अपना काम आईपी के साथ मिलकर करता है, इसीलिए इसके साथ जुड़ा है आईपी। हर कंप्यूटर के लिए एक विशिष्ट नाम निर्धारित किया गया है। ठीक है ना, जैसे टीसीपी को रिसीव कहाँ करना है, अलग अलग जगह दी हुई है। रिसीव करने के लिए एड्रेस, यही एड्रेस आईपी एड्रेस कहलाता है।
टीसीपी को यह पता होना चाहिए कि उसे किस एड्रेस पे जाना है और वो एड्रेस कहलाएगा आईपी, इसीलिए टीसीपी और आईपी एक साथ लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर बी, एचटीटीपी। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एचटीएमएल होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। और ये है एचटीटीपी यानी एक प्रोटोकॉल है। चारों किसका फॉर्म है? प्रोटोकॉल का। अब एचटीटीपी यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। www पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसे बड़ी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जाता है। ये सब किस प्रोटोकॉल से हो रहा है? एचटीटीपी प्रोटोकॉल की वजह से हो रहा है। वेब सर्वरों से डेटा का आदान प्रदान, जो भी वेब सर्वर्स आपस में कनेक्ट हैं उसमें डेटा का आदान प्रदान करने के लिए नियम लिखे जाते हैं। इस प्रोटोकॉल के आधार पर ही वेब ब्राउजर पता लगाता है कि डेटा के साथ कैसा व्यवहार करना है, और ये कहाँ होता है? एचटीटीपी में। नेक्स्ट है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या जो एफटीपी है वो इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों के ट्रांसफर के लिए उपयोग किया जाता है, या फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए। इंटरनेट से आप कोई भी फाइल को अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो किसका प्रयोग होता है? किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? एफटीपी का। इसका प्रयोग इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर यानी जो सर्वर कंप्यूटर था वहां से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ठीक। या इंटरनेट उपयोग, इसके द्वारा जो उपयोग करता है वो अपने कंप्यूटर से फाइलों को विभिन्न वेबसाइट पर अपलोड भी कर सकते हैं, यानी कि दूसरे से डाउनलोड भी कर सकते हैं और खुद भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक। या वेबसाइट से अपने पीसी में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से होगा? एफटीपी की वजह से होगा। एसएमटीपी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यह ईमेल के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है, जिसका उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। ईमेल भेजने के लिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे, एक पीओपी होता है जिसे ईमेल रिसीव करने के लिए किया जाता है। ऐसे करके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं हम। जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्राउजिंग वेबसाइट, इसको मैं हटा देती हूँ, चलिए। ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोगी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एचटीटीपी, क्योंकि ये ब्राउजिंग के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि वेब पेजेस, ठीक है, वेब पेजेस किसमें से? एचटीटीपी की वजह से ये प्रोटोकॉल का उपयोग करता है जब भी हम ब्राउजिंग करते हैं, एचटीटीपी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यूआरएल के 3 प्रमुख घटकों का क्रम क्या है? यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सबसे पहले आपको यूआरएल का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब इसमें जो क्रम है, क्रम पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। देखिए कैसे प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल के तहत आ जाएगा HTTPS या HTTP। ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो क्रम है किस सीक्वेंस में, किस सीरीज में लिखा जाता है। ठीक। जो यूआरएल है यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये पूरे इस एड्रेस को हम कहते हैं। अब HTTPS ये प्रोटोकॉल का नाम हो गया, ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद स्लैश ये लगा हुआ है, फिर डोमेन नेम, जिस भी जगह पे आपको जाना है डोमेन नेम डैश, और ये ऐसे करके पाथ, ये आपका एक सीक्वेंस हो जाएगा। जैसे कि www, इसके बाद स्लैश लगा, डोमेन नेम, फिर ये लगा www डॉट, फिर जो पाथ है आपका वो लग जाएगा, यानी example.com, ऐसा example.com। ये चीजें ऐसी आती है। उसके बाद इंडेक्स HTML, हर एक वेब पेज के बारे में अगर लिखना है तो। जैसे यहाँ पे हमने HTTP का प्रयोग किया है प्रोटोकॉल के अंदर। डोमेन नेम क्या हो जाएगा? कर देती हूँ,
ठीक। अब डोमेन नेम मैंने आपको बताया क्या होगा कि यूआरएल, इस पूरे यूआरएल का वह हिस्सा जो डोमेन का जहाँ पे नाम लिखा जाए, जैसे कि हमने example.com, या जैसे कि अगर आप फेसबुक रन कर रहे हैं तो facebook.com ऐसा लिखा था, कमर्शियल वेबसाइट्स जो रहे है ना, ये लिखा रहता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डोमेन नेम हो जाएगा। पाथ क्या होगा, यूआरएल का वह हिस्सा जहां अपने फाइल के पाथ को लिखते हैं, जैसे कि index.html, बेसिकली आपका जो वेब पेज वाला है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए गूगल क्रोम डैश है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी है उनमें से, क्योंकि ऐसा आता ही है। ब्राउजर, ब्राउजर, सर्च इंजन, सर्च इंजन, चार नाम या तीन नाम दिए रहेंगे जैसे भी, और एक पूछेगा उसमें से कौन सा ब्राउजर है या कौन सा ब्राउजर नहीं है निम्नलिखित में से। एक में दिया रहेगा कौन सा निम्नलिखित में से एक सर्च इंजन है या नहीं है। तो ये आपको ध्यान देना है कि क्या कौन कौन से एक ब्राउजर के अंदर आते हैं और कौन कौन सी एक सर्च इंजन है, वो आपको देखना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है गूगल क्रोम क्या है। गूगल क्रोम एक ब्राउजर है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मैं सिर्फ गूगल की बात करूं, गूगल की बात करूं और यहाँ पे अगर मैंने क्रोम लिखा है, तो गूगल की बात करूँ तो वो हो जाएगा सर्च इंजन, सभी को पता होगा शायद ये, है ना। और अगर गूगल क्रोम की बात करूँ, गूगल के द्वारा बनाया गया क्रोम, तो वो फिर एक क्या है, ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर है ना। ठीक, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको इसमें ये भी याद रखना है कि प्रमुख वेब ब्राउजर्स जो है उनके बारे में भी आपको याद रखना है। जैसे कि अभी तो सबसे पहले हमने देख लिया कि गूगल क्रोम, गूगल क्रोम खुद ये क्या है, ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी आपने सुना होगा। पहले के जो सिस्टम हमारे आते थे, कंप्यूटर सिस्टम, उसमें हम क्या यूज करते थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर ही ज्यादातर यूज करते थे। ओपेरा आपने फोन में देखा होगा, है ना। जो इम्पोर्टेंट है, वैसे तो बहुत सारे हैं, जो इम्पोर्टेंट है मैं उनके नाम लिख दे रही हूँ। स्काई फायर, ठीक है, उसके अलावा एप्पल सफारी, एप्पल सफारी जो इम्पोर्टेंट है। गूगल क्रोम हो गया है, यूसी ब्राउजर, ठीक है, ओपेरा यूसी ब्राउजर, देन मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, फायरफॉक्स, ये सब कुछ क्या है, किसके नाम है, ये सब कुछ ब्राउजर के नाम है, यानी वेब ब्राउजर आप जिसे कहेंगे। क्या होता है वेब ब्राउजर, तो देखिए ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ना। एप्लीकेशन है, ब्राउजर क्या होता है, एक एप्लीकेशन है। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब से इंफॉर्मेशन यानी सूचना लेने के लिए, ठीक है। यानी कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो यूज किया जाता है टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, जो भी पूरे डब्ल्यू डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब में जो भी इंफॉर्मेशन है उसे लेने के लिए, ठीक है ना, प्रदान करने के लिए, लेने के लिए उपयोग किया जाता है एप्लीकेशन। जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी हो गया, एप्पल सफारी, ये सब क्या है, वेब ब्राउजर। अब इन्हीं सब की मदद से यूजर किसी भी वेबसाइट को लोकेट करता है, होता है ना, हम इन सब में जाके डायरेक्ट वेबसाइट टाइप कर सकते हैं। वेबसाइट को, जो भी है, सीजी व्यापम का है चाहे सीजीपीएससी का है, तो जो भी वेबसाइट को लोकेट करते हैं और वेब पेजेस देख सकते हैं, या जैसे हमारे संस्थान का हो गया, वैसे बहुत सारे और ऐसे कितने सारे वेबसाइट्स बन चुके हैं। तो इन्हीं की मदद से यूजर किसी वेबसाइट को लोकेट करता है और फिर जाके उनके पेजेस को देख सकता है। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, वेब ब्राउजर, वेब जो ब्राउजर है वो डिस्प्ले करेगा वेब पेजेस को या वेबसाइट को। ठीक, चलिए, यूसी ब्राउजर जो है वो चाइना का ब्राउजर है। ये हो गया डन। नेक्स्ट देखिए, वेब ब्राउजर हो गया, अब हमको सर्च इंजन देखना है, तो वो जब क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। डब्ल्यू 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 क्या है, तो ऑब्वियसली क्या है, इस चारों में से पहला ऑप्शन आपको दिया है वो वेब, वर्ल्ड गलत, वाइड गलत, एकदम याद कर लेना है ताकि बिल्कुल आंसर देके वो मत हो। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका प्रस्ताव किसने रखा था, टिम बर्नर्स ली ने किया था वर्ल्ड वाइड वेब का। कब भाई, 1989 में। यानी इंग्लैंड के जो वैज्ञानिक है टिम बर्नर्स ली ने, उनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट, सॉरी डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, फादर ऑफ डब्ल्यू 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 या डब्ल्यू 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 का जनक माना जाता है किसे, टिम बर्नर्स ली को। लिख देती हूँ, टिम बर्नर्स ली को। ठीक, ये मैंने आपको किसके बारे में बताया, टिम बर्नर्स ली ने क्या, किस चीज का आविष्कार किया था भाई, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बात कर रहे हैं।
एक चीज और याद रखिएगा, 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने, जो इंग्लैंड के या ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे, वो सर्न प्रयोगशाला में, कई बार प्रयोगशाला का नाम पूछा जाता है, तो सर्न, ठीक है, CERN, सर्न प्रयोगशाला में काम करते वक्त WWW का निर्माण किया था। ये एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा सर्वर की पूरी इंफॉर्मेशन हम एक जगह एकत्रित करके रख सकते हैं, ठीक। और इन्होंने ही HTML का विकास भी किया, यानी टिम बर्नर्स-ली ने ही HTML, जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में लिखी जाती है ये मार्कअप लैंग्वेज, उसका भी आविष्कार किया है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता URL, जैसा मैंने आपको बताया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसके द्वारा लगाया जाता है। इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट, जो भी वेबसाइट लिखी हुई है, वो किस फॉर्म में रहती है? HTTPS-, ठीक है, ऐसे रहती है। तो उस वेबसाइट का पता, जो मेन एड्रेस है, अगर आप सर्च करेंगे अपने facebook.com, आप ऐसा सर्च करेंगे तो आपके एड्रेस में यहाँ पे लिखा जाएगा। अब उसमें आप किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करें तो उसके आगे वो उसका पाथ लिखाता है। तो URL क्या कह रहेगा? ये पूरा, यानी कि जो पूरा नाम है वेबसाइट का पता, वो किसके द्वारा होता है? URL के द्वारा दिया जाता है। किसी भी वेबसाइट के पेज को यही रिप्रेजेंट करता है, ठीक। यहाँ जो भी फाइनल आपका वेब पेज है वो, ये एक एड्रेस है। URL की शुरुआत किसने की थी? ये भी टिम बर्नर्स-ली ने की थी 1994 में। तो याद रखिएगा, WWW की बात की जाए, URL की बात की जाए, किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा प्रोग्राम जो वेबसाइट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? वेबसाइट देखने की बात की जाएगी तो आपको ब्राउजर ही लिखना है। देखिए, ब्राउजर, ब्राउजर, वेब व्यूअर नहीं होगा। स्प्रेडशीट तो आपने एक्सेल शीट को हम बोलते हैं, जिसमें रोज और कॉलम्स दिए रहते हैं ना। एक्सेल शीट ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज कॉलम दिए रहते हैं माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, वो है। वर्ड प्रोसेसर यानी कि MS वर्ड हो गया, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। तो जो वेबसाइट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है वो कहलाएगा ब्राउजर। सॉरी, चलिए नेक्स्ट। पहला नेटवर्क को क्या कहा जाता था? अभी मैंने आपको बताया कि ऑप्शन नंबर डी जो है, ARPANET, वो आपका इंटरनेट का पहला नेटवर्क था। हिस्ट्री भी मैंने आपको बता दी है। एक मशीन से दूसरे में इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर यानी ईमेल ट्रांसफर करने के लिए निम्न में से कौन सी TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? RPC, पहले तो मैं इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में भी लिख दे रही हूँ ताकि कंफ्यूजन मत हो। RPC, FTP, SNMP और MMTP, ये चारों ऑप्शन में दिए हुए हैं। अब बात की जा रही है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक ईमेल ट्रांसफर करने के लिए इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है? तो SMTP, जब मैं आपको प्रोटोकॉल के बारे में बता रही थी, तब मैंने आपको बताया था कि मेल को ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि देखिए, सिंपल मेल SNMP, और ये है देखिए मैंने यहाँ पे गलत लिखा है ये, हाँ, SMTP। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैंने आपको बताया था अभी, है ना, कि SMTP जो है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो कब किया जाता है? इसका प्रयोग कब होता है? जब आपको मेल को ट्रांसफर करना हो, ठीक है। और एक और अभी प्रोटोकॉल्स आएगा, जितने भी आपको प्रोटोकॉल्स थे इंपॉर्टेंट, वो मैंने शॉर्ट में बता दिए हैं वैसे तो, लेकिन उसके बावजूद देखिए कुछ कुछ चीजें रहती है। जैसे कि SMTP के बारे में हमने अभी बात किया कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ईमेल को भेजने के लिए उपयोगी है। एक आएगा POP, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, तो ये ईमेल प्राप्त करने के लिए रहेगा। तो मेल के लिए इसमें से कौन सा हो गया? आपको समझ में आ गया? SMTP। नेक्स्ट देखिए, वेब सर्च इंजन डैश के द्वारा बहुत से वेब पेज की सूचना एकत्रित करता है। वेब सर्च इंजन डैश के द्वारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बहुत से वेब पेज की सूचना एकत्रित करता है? याद रखिएगा, वेब क्रॉलर, वेब ऑर्गेनाइजर नहीं। वेब क्रॉलर एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, वेब रूटर, वेब इंडेक्सर नहीं, बहुत ही कॉमन वर्ड है। क्रॉलर का मतलब होता है जैसे कि क्रॉल करना, स्पाइडर जो होते हैं, स्पाइडर है ना, वो उनके जो चलने, वो मकड़ी है ना कैसे चलती है, उसके चलने के स्टाइल को क्या कहते हैं? क्रॉल करना, क्रॉल, ठीक है। तो वेब स्पाइडर भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम सर्वर में जो भी इंफॉर्मेशन डालते हैं, तो जो
स्पाइडर है वो उसकी तरह काम करता है। मतलब वो पूरी इंफॉर्मेशन को जा जाके क्रॉल करते रहता है कि उसके पास आपने जो भी चीजें लिखी, आपने जैसे हम गए, हम सर्च किए गूगल में, हमने सर्च किया कि टॉप 10 इंस्टीट्यूट या टॉप 10 स्कूल्स नियर बाय मी या टॉप 10 स्कूल्स इन रायपुर, तो वो अपने पास जो भी कीवर्ड्स, रायपुर उसने पढ़ा, स्कूल उसने पढ़ा, तो वो अपने सर्वर में चले जाएगा क्रॉल करने की मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेरे में सेव है ना, वो सब इन्फॉर्मेशन मैं लाके अपने उपयोगकर्ता को दिखा पाऊं, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको वो आपको रिजल्ट पेज में दिखाता है। तो ये काम होता है क्रॉलर के द्वारा, वेब क्रॉलर ये काम करता है। तो वेब सर्च इंजन वेब क्रॉलर के द्वारा बहुत से वेब पेज की सूचना एकत्रित करके आपको लाके दिखा देता है। ठीक, चलिए ये हो गया। इसे ही हम क्या बोलेंगे, वेब स्पाइडर। आप देख ही रहे हैं ये स्पाइडर के उसमें है, फॉर्म में है ना, तो इसे भी वेब क्रॉलर को ही हम और किस नाम से जानेंगे, वेब क्रॉलर को ही वेब स्पाइडर या सर्च इंजन बॉट के रूप में, ठीक है, बीओटी सर्च इंजन बॉट के रूप में भी जाना जाता है। पूरे इंटरनेट में सामग्री को डाउनलोड करने, वेबसाइट को मतलब वेब पेजेस को एकत्रित करना, उनको ढूंढना, ये सब कुछ क्या काम करता है, वेब क्रॉलर करता है। वेब पेज का पता भी इसका प्रमुख कार्य, मतलब वेब पेज को जाके लोकेट करना, क्योंकि इसके ये क्या करता है, जो भी सर्वर में डेटा है उसको जा जाके क्रॉल करके पूरी इंफॉर्मेशन आपको लाके शो करता है। नेक्स्ट, याहू, इन्फोसिक और लिकोस डैश है। याहू, आप अगर तीनों नहीं जानेंगे इसको तब भी आप याहू से कर सकते हैं कि याहू एक सर्च इंजन है, लेकिन आपको याद तीनों रखना पड़ेगा। अभी मैंने आपको ब्राउजर्स के एग्जांपल बताए थे, अब मैं बात कर रही हूँ सर्च इंजन की। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था, ब्राउजर और उससे रिलेटेड जो भी ब्राउजर्स आते हैं उनके बारे में बताया था, है ना, कि वो आपको वेबसाइट या वेब पेज दिखाने में मदद करते हैं, ये मैंने बताया था। अब जो सर्च इंजन होता है, जहां पे आप जाके कोई भी चीज को सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे कि टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स मैंने आपको बोला, या कोई भी चीजें जो भी आपको सर्च करना, आप जाते हैं गूगल में, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्टर लिख देते हैं, अलग अलग चीजें आप लिख देते हैं। अच्छा देखिए, ये बात याद रखिएगा कि जो टिम बर्नर्स ली है, उन्होंने क्या क्या चीजों का आविष्कार किया था, मैं एक साथ यहाँ पे लिख देती हूँ। अभी हमने पढ़ा www प्लस URL प्लस HTML, और उसके अलावा जो इसी से रिलेटेड है HTTP, ये सब कुछ। ठीक है, किसने किया था, सर टिम बर्नर्स ली ने किया था। चलिए ये हो गया। और आपको क्या बताना था, मैं एक बार चेक कर ले रही हूँ कि इसमें से कुछ तो नहीं छूटा है। यूआरएल का स्ट्रक्चर आपको बताना है, ओके ठीक है, वो क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें से आपको यूआरएल का स्ट्रक्चर बताऊंगी। हाँ, सर्च इंजन में हम जाते हैं, याहू, इन्फोसिक और लिकोस, ये क्या है, सर्च इंजन है। और जब हम क्रोम के बारे में हमने पढ़ा था तो वो सब ब्राउजर थे, ये आपको समझ में आ गया है। और क्या क्या सर्च इंजन होती हैं, एक तो याहू हमने देख लिया, इन्फोसिक देख लिया, और लिकोस जो इसके अंदर था। गूगल की बात करूं, गूगल एक सर्च इंजन है, लेकिन अगर वही ब्राउजर उसके साथ लिखा होगा, गूगल ब्राउजर, तो वो एक ब्राउजर हो जाएगा। गूगल है, लिकोस इसमें आ गया, सबसे फेमस है ना, अल्टा विस्टा एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो कई बार डायरेक्ट पूछा गया, अल्टा विस्टा क्या है, ऑरकुट क्या है, आपने पहले ऑरकुट यूज किया होगा, ask.com, ये एक सर्च इंजन है। बिंग एक सर्च इंजन है। hotbot.com ये एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, सर्च इंजन है। अल्टा विस्टा क्या है, गूगल की तरह भी एक वेब सर्च इंजन है। इसकी सेवा याहू के द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, याहू ने उसको खरीद लिया था बाद में, जब गूगल नहीं आया था उसके पहले अल्टा विस्टा बहुत कॉमन था, बहुत यूजफुल एक सर्च इंजन था, लेकिन गूगल के आने से इसकी जो लोकप्रियता है उसमें वो घट गई। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। सर्च इंजन की बात की जाएगी तो जैसा मैंने आपको बताया, अल्टा विस्टा ये इंपॉर्टेंट है, 1994 में इसका आविष्कार किया गया था। सर्च इंजन इंटरनेट पर किसी भी विषय के बारे में हम उससे संबंधित जितनी जानकारियां रहे उसको हम सर्च कर सकते हैं, किसी भी बारे में, ठीक है, संबंधित जानकारियों के लिए प्रयोग करते हैं। यह एक प्रकार की वेबसाइट ही है, क्योंकि आप उसमें गए और आपने उसमें टॉपिक लिखा जिसके बारे में उससे संबंधित सारी जानकारियां प्रदर्शित हो जाएंगी। इसके द्वारा फिर क्या क्या, एक सर्च इंजन जो है वो अपने साथ क्या लेके चलता है, यूआरएल, कीवर्ड्स, वेब पेजेस का पूरा एक डेटा बेस बनाकर रखता है, जो चीज आपको चाहिए वो डायरेक्ट लाके आपको दे देगा फिर। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हैं, याहू, गूगल, अल्टा विस्टा, एक वेरोनिका, एक है। ठीक है, और क्या क्या है, वेब क्रॉलर याहू हो गया, MSN.com, MSN.com,
ये है बिंग हो गया। बिंग एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया हुआ सर्च इंजन है, इंपॉर्टेंट है। बाइडू है, बाइडू ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चाइना के द्वारा निर्मित या चीन में जो सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन है, तो वो हो जाएगा बाइडू या बेडू हम कहते हैं। डक डक गो ये एक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जा चुका है एग्जाम में, डक डक गो। ठीक है, यूएसए की बनाई हुई सर्च इंजन है। तो इस प्रकार से ही सबसे इंडिया में बोला जाएगा तो गूगल है ना, जो इम्पोर्टेंट है। 1998 में गूगल की स्थापना किसने की थी? लैरी पेज एवं सर्जी ब्रिन ने की थी। ठीक है, लैरी पेज एवं सर्जी ब्रिन ने की थी गूगल की स्थापना 1998 में। आगे हम इसके बारे में और भी प्रश्न देखेंगे। चलिए नेक्स्ट, अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। सर्च परिणाम को आमतौर पर एक लाइन के परिणाम के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है? मतलब जो आपने वेब पेजेस जो आपने सर्च किए हैं, टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स इन रायपुर आपने लिखा है, तो आपके सामने जो भी रिजल्ट आ जाते हैं, है ना, पहला वेबसाइट दिया रहता है, उसका नाम इंस्टीट्यूट का, उसके बारे में छोटा छोटा लिखा रहता है, फिर दूसरा, तीसरा, फिर आपको जो वेबसाइट खोलनी है आप जाके उस पर क्लिक करते हैं, तो ऐसे करके आपको कई सारे वेबसाइट दिखते हैं। तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? सर्च इंजन रिजल्ट पेज बोलेंगे। ऑब्वियसली क्या बोलेंगे भाई? उस चीज को रिजल्ट आया आपको, है ना, तो आप क्या बोलेंगे? सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जो भी परिणाम एक लाइन में आई हुई है। निम्नलिखित में कौन सा आपको कहीं से भी ईमेल एक्सेस करने की अनुमति देता है? देखिए, अब इनमें से कौन सी चीज है जो आपको कहीं से भी ईमेल को एक्सेस करने की, यूज करने की अनुमति देता है? फोरम, वेबलॉन्ग, वेब मेल इंटरफेस और मैसेज बोर्ड। नाम से ही आप समझ सकते हैं कि वेब मेल इंटरफेस, इंटरफेस क्या होता है? प्रोवाइडर। सर्वे इंटरनेट एक मतलब एक इंटरफेस एक प्लेटफॉर्म की तरह है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया था कि एक प्लेटफॉर्म है, इंटरफेस है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। ठीक है ना, तो वैसे ही वेब मेल इंटरफेस मतलब मेल्स के लिए, मेल जो आप ईमेल से समझ लीजिए। ठीक है, ईमेल उसकी एक्सेस करने की अनुमति आपको कौन देगा? वेब मेल इंटरफेस। ठीक, कहीं से भी आप अपना ईमेल एक्सेस कर सकते हैं। इट अलाउ यू टू एक्सेस योर ईमेल थ्रू एनी ब्राउजर, किसी भी ब्राउजर में अपना ईमेल एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन यूजर को कंप्यूटर से इंटरैक्ट कराता है? ठीक, अब इनमें से कौन सा ऐसी चीज है जो यूजर को कंप्यूटर से इंटरैक्ट कराएगा? तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्योंकि देखिए इंटरफेस चाहे वो ग्राफिक यूजर हो चाहे कमांड लाइन हो, ये मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ाया होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ग्राफिक यूजर मतलब जो ग्राफिक्स बने हुए रहते हैं, जो इजी होता है कंप्यूटर चलाना इसकी वजह से। जैसे व्हाट्सएप के लिए एक सिंबल है, फेसबुक के लिए एक सिंबल है। कमांड लाइन मतलब किसी के लिए कोई ग्राफिक्स नहीं बनी है, ये ग्राफिक्स को सपोर्ट नहीं करेगा। पर ऐसा तो नहीं है कि जब ग्राफिक यूजर इंटरफेस तो बहुत बाद में आया है ना, उसके पहले तो कमांड देनी पड़ती थी कंप्यूटर में, तब भी इंटरनेट का आविष्कार हो चुका था। तो इसीलिए कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी दोनों कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है? सबसे पहले एंड्रॉयड। एंड्रॉयड आप सभी को पता हो, जो आपके फोन में सिस्टम है, जो आप फोन में यूज करते हैं, वो क्या है? एंड्रॉयड है। ठीक, तो एंड्रॉयड बिल्कुल गूगल का है। दूसरा बिंग, अभी मैंने आपको बताया कि बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। तो गूगल का एंड्रॉयड है, गूगल का क्रोम है, गूगल का ग्लास ओएस है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिंग, वो यहाँ का गूगल का नहीं है, वो माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक, नेक्स्ट, एक वेब सर्च इंजन सर्च कर सकता है। एक वेब सर्च इंजन निम्नलिखित में से क्या सर्च कर सकता है? टेक्स्ट सर्च कर सकता है, इमेज, वीडियो से उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई क्या आप सिर्फ टेक्स्ट सर्च करते हो? आप जाते हो कहीं पे भी सर्च करने के लिए, आप लिख दोगे कि ब्यूटीफुल प्लांट्स फॉर माई रूम या इंडोर प्लांट्स फॉर माई रूम, आप सर्च करते हो तो वहां पे प्लांट्स के देखिए आपको इमेजेस भी आते हैं, है ना। या जैसे आप कहीं भी शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो क्या आपको सिर्फ टेक्स्ट दिखता है? नहीं, आपको वो पूरे ग्राफिक्स दिखते हैं। तो यानी कि टेक्स्ट भी आप देख सकते हैं, इमेज भी आप देख सकते हैं, आप वीडियोस भी वहां चला सकते हैं, देख सकते हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा जो वेब सर्च इंजन सर्च कर सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है पूछ रहा है? तो गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है स्टैक ओवरफ्लो, ये एक सर्च इंजन नहीं है। अगला, एक प्रोग्राम जो वेबसाइट को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। अभी हमने पढ़ा जहां जहां वेबसाइट को देखने के लिए, वेबसाइट चलाने के लिए उसकी बात की जाएगी, उसका उत्तर हो जाएगा ब्राउजर। वर्ड प्रोसेसर तो एमएस वर्ड, स्प्रेडशीट एक्सेल शीट होगा, वेब व्यूअर नहीं, ब्राउजर। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेब क्रॉलर का दूसरा नाम क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि वेब स्पाइडर है ना, और जो उसके दो नाम थे,
क्या कहलाता है वो? वेब स्पाइडर। और उसका काम क्या है यह भी मैंने आपको बता दिया था। देखिए, सर्च इंजन बॉट भी हम कहते हैं, या तो वेब स्पाइडर भी कहते हैं, क्रॉलर भी कहते हैं, क्रॉल करता है वो इसलिए। तो देखिए, वेब क्रॉलर का दूसरा नाम क्या होगा? वेब स्पाइडर। ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आईपी संस्करण 6 बिट प्रोटोकॉल होता है। आईपी संस्करण 6 यानी कि एक आईपी वर्जन 4 था हमारे पास, एक आईपी वर्जन 6 है। अब पूछा जा रहा है कि आईपी वर्जन 6 जो है वो डैश बिट प्रोटोकॉल का है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 128 बिट प्रोटोकॉल का है। आईपी एक V4 होता है, आईपी V6 होता है। तो इसमें संस्करण 6 की बात की जा रही है, 128 बिट प्रोटोकॉल का होता है ये। ठीक है, चलिए इसमें और कुछ आपको बताना है तो मैं देख लेती हूँ। आईपी की कमी इसलिए, देखिए पहले क्या था, प्रत्येक आईपी जो रहते हैं वो पैकेट में सोर्स और डेस्टिनेशन का पता होता है। आईपी के अंदर आईपी पैकेट जो होते हैं ना, उसमें सोर्स लिखा होता है कि कहाँ से आया है वो, और उस पैकेट को कहाँ पे जाना है, डेस्टिनेशन ये होता है। इसीलिए टीसीपी आईपी एक साथ काम करता है। ठीक है। सबसे पहले जब आईपी की शुरुआत हुई थी तो बेसिक अंक दिए जाते थे, जो भी बेसिक अंक, पर आज के टाइम पे इतने डिवाइस हो गए हैं, है ना, इतने ज्यादा डिवाइस बढ़ गए हैं कि वो कम पड़ने लगा। तो आईपी की कमी इसलिए पहले आईपी 4 लॉन्च हुआ था, पर अब आईपीवी 6 लॉन्च हुआ, यानी कि उसका नया वर्जन जो 1998 में, ये 1970 में हुआ था और डिवाइसेस की संख्या इतनी बढ़ चुकी है, तो 1998 में आईपीवी 6 लॉन्च हुआ था। ठीक है, चलिए ये कितने बिट्स का था? 32 बिट्स का, ऊपर वाले की मैं जो बात कर रही हूँ वो। और आईपीवी 6 जो है वो कितने बिट्स का है? 128 बिट का। नेक्स्ट, डैश नियमों का समूह है जो नेटवर्क पर कंप्यूटर के बीच संचार को नियंत्रित करता है। अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि प्रोटोकॉल ही इसका उत्तर होगा, प्रोटोकॉल ही नियमों का वह समूह है। अगला, मेल प्राप्त करने के लिए डैश प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। अब इसमें आप ध्यान देंगे कि एसएमटीपी नहीं दी हुई है, क्योंकि मेल भेजने के लिए हमने प्रोटोकॉल एसएमटीपी देख लिया, और मेल प्राप्त करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यानी POP3 है, या POP। यह ईमेल को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। और एसएमटीपी क्या है? ईमेल को भेजने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग यानी जब हम फाइल को ट्रांसफर कर रहे हो तो एफटीपी एफटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? मैंने आपको बताया था कि केवल सर्वर पर फाइल अपलोड करने के लिए नहीं, बल्कि दोनों चीजें, यानी फाइल को सर्वर पर अपलोड करना और सर्वर से फाइल को डाउनलोड करना। मतलब आपको खुद के कंप्यूटर से कोई चीज अपलोड करनी है, या जो चीज सर्वर में है वहां से आपको फाइल को डाउनलोड करना है, इस दोनों में हम एफटीपी का उपयोग करते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। यूआरएल क्या होती है, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होती है भाई? तो वेबसाइट का साइज है, वेबसाइट का एड्रेस है, उसका प्रकार है, या डेवलप करने वाली लैंग्वेज है? डेवलप करने वाली लैंग्वेज नहीं है, प्रकार नहीं है, साइज नहीं है, वेबसाइट का एड्रेस है। ऑप्शन नंबर सी, वो एक एड्रेस है। जैसे कि हमारे हाउस का एड्रेस होता है तो हमें पता होता है कि हमें कहाँ जाना है, हमें क्या चीज सर्च करना है। तो जो भी वेबसाइट है ना, वो उसकी एक एड्रेस होती है, तभी तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि अच्छा ये इस स्कूल का है, ये इस कॉलेज का एड्रेस है, ये इस संस्था का एड्रेस है, ये उस गवर्नमेंट एजेंसी का एड्रेस है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूआरएल। नेक्स्ट, इंटरनेट शब्दावली में आईपी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट, दो बार रिपीट हो गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका उत्तर होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और अगर आईएसपी की बात की जाएगी तब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? क्या बताया मैंने? टिम बर्नर्स ली ने आविष्कार किया था वर्ल्ड वाइड वेब का भी, एचटीएमएल का भी, ठीक है ना, और यूआरएल का भी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के रक्षा मंत्रालय का यूआरएल है? अब देखिए, इसमें बोल रहा है जो रक्षा मंत्रालय है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं की जा रही है, मंत्रालय की बात की जा रही है। तो जो रक्षा मंत्रालय है उसका यूआरएल, तो इनमें से है www, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है CSPHCL में, www.mod.gov.in। देखिए gov.in इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया है, DRDO, पर ये डिफेंस रिसर्च है ना, ये डिफेंस रिसर्च का, ये ऑर्गेनाइजेशन का है अगर ये सही है तो। लेकिन हमको क्या चाहिए? रक्षा मंत्रालय का, है ना, तो mod.gov.in। नेक्स्ट, अब यूआरएल में प्रोटोकॉल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है?
ईमेल का आविष्कार ये सब मैंने आपको बता दिया, 1971 में किया गया था, ये मैंने आपको बता दिया ना। तो ये क्वेश्चन क्योंकि बुक में भी है बट मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी आपको। तो इसमें मैं जो बुक है उसको भी कवर कर रही हूँ, उसके अलावा अलग से और भी जो क्वेश्चंस ऑनलाइन दिखते हैं उसको भी कवर किया है मैंने। अब यूआरएल में प्रोटोकॉल के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? तो एचटीटीपी का प्रोटोकॉल की बात की जाएगी ना, तो एचटीटीपी एक प्रोटोकॉल है ना, ये एक प्रोटोकॉल है। टीसीपी आईपी जो हमने देखा वो प्रोटोकॉल है, एफटीपी प्रोटोकॉल है। तो ये हमको पता नहीं चलता, लेकिन एचटीटीपी तो आप हमेशा देखेंगे कि एक वेबसाइट के सामने में लिखा रहता है। तो ये एक प्रोटोकॉल है। वर्ल्ड वाइड वेब तो पूरा एक सर्वर है समझ लीजिए, जहाँ पे जिसकी वजह से इंटरनेट से हम कनेक्ट हो पाए हैं। नेक्स्ट, डैश प्राप्त करने की प्रक्रिया को डोमेन नेम रिजोल्यूशन कहते हैं। अब कहीं कुछ मिस हुआ क्या मुझसे? एक कोई क्वेश्चन? ये क्वेश्चन तो हो चुके हैं वेब प्रोटोकॉल पे। ठीक है, चलिए हो गया। डैश प्राप्त करने की प्रक्रिया को डोमेन नेम रिजोल्यूशन कहते हैं। डोमेन नेम से आईपी पता, डोमेन नेम से आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मैक ये भी एक तरीके का आईपी पता होता है, जैसे कि आईपी होता है। तो डोमेन नेम रिजोल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए जो है आईपी पता, डोमेन नेम से उस इंटरनेट प्रोटोकॉल का पता लगाने, इस प्रक्रिया को कहते हैं डोमेन नेम रिजोल्यूशन। सर्च इंजन का एक बड़ा डेटाबेस, सर्च इंजन डैश का एक बड़ा डेटाबेस बनाकर रखता है। सर्च इंजन किस चीज का एक बड़ा डेटाबेस बनाकर रखता है? यूआरएल का, कीवर्ड का, वेब पेज का। अब आपके ऑप्शन में क्या लिखा है? एक तथा तीन, यानी यूआरएल और वेब पेज। एक और दो, यूआरएल और कीवर्ड। दो और तीन, कीवर्ड और वेब पेज, या एक दो तीन। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक दो और तीन, तीनों चीज का। सर्च इंजन के पास यूआरएल भी रहता है, पूरा पूरा एड्रेस, कीवर्ड्स भी रहता है, जैसे कि अगर कोई किसी ने सर्च, उसे पता है कि अगर कोई स्कूल सर्च करेगा तो मुझे इन स्कूल्स का नाम दे के आना है। अगर कोई कॉलेज लिखा होगा कि टॉप 10 कॉलेजेस इन इंडिया, है ना, टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, प्लेसेस इंडिया, ऐसा कुछ कुछ लिखा है तो मैं प्लेसेस जाके दिखा दूंगा। तो कीवर्ड्स, ये सब कीवर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, जो भी आप टाइप कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, वो कीवर्ड्स कहलाते हैं। तो इन सब का डेटाबेस बना के सर्च इंजन अपने पास रखता है कि लो भाई आप आओ सर्च करो और देखो मेरे पास रिजल्ट मिल जाएगा। और वेब पेजेस, तीनों चीज का डेटाबेस बना के रखता है। गूगल याहू आस्क क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, आस्क भी एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? अब यहाँ नहीं है की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा, क्रोम। ठीक है, क्रोम कौन सा एक सर्च इंजन है? इसमें हमने देख लिया, हाँ, क्रोम। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? अगेन क्वेश्चन में ये ध्यान रखिएगा कि क्या चीज पूछ रही है, वेब ब्राउजर या सर्च इंजन, और उसके अलावा है या नहीं है पूछा जा रहा है, ये आपको देखना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? इसमें आपका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? गूगल दिख रहा है तो डायरेक्ट गूगल कर दीजिए, क्रोम, ओपेरा, फायरफॉक्स, सब कुछ क्या है, मोजिला फायर, सब कुछ क्या है, ब्राउजर है। नेक्स्ट, सर्च इंजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अन्य से भिन्न है? मतलब सर्च इंजन जो नहीं हो, तो मोजिला फायरफॉक्स ये नहीं है क्योंकि ये क्या है, ब्राउजर है ना। बायडू, अच्छा देखिए इसमें मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, रुकिए एक मिनट है, मैं चेक कर लेती हूँ। देखिए सबसे पहले लिखा है मोजिला फायरफॉक्स। अब मोजिला फायरफॉक्स क्या है, सर्च इंजन है या ब्राउजर है, ये आपको देखना है। उसके अलावा बाकी चीजें, रुकिए मैं चेक कर लेती हूँ बुक में भी क्या क्या है। मैंने आपको बताया ना ये हरिराम पटेल की भी जो बुक है उसमें भी कुछ कुछ चीजें है। तो वेब ब्राउजर, ब्राउजर के अंदर, हाँ मोजिला फायरफॉक्स इसमें आ गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर, हाँ ये ठीक है, चलिए। तो सर्च इंजन के संदर्भ में ये अन्यों से भिन्न हो गया, ये मोजिला फायरफॉक्स ही उत्तर होगा। जबकि देखिए बुक में क्या लिखा हुआ है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, सर्च इंजन के संदर्भ में। हाँ तो ये तो गलत दिया है ना बुक में, इसलिए मुझे देखना पड़ता है, पता आपको। ओके ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स ये क्या है, एक ब्राउजर है। ठीक, हाँ। और सर्च इंजन में क्या क्या चीजें आ जाती है? बायडू सर्च इंजन है, आस्क डॉट कॉम ये मैंने आपको बताया सर्च इंजन है।
Yandex एक सर्च इंजन है, तो आप इसको सुधार लीजिए। अगर अगर आपके पास ये बुक है तो आप इसमें उसमें सुधार कर लीजिएगा। उसमें ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर दे दिया, जो कि गलत होगा। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा गलत दे देता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं ही कंफ्यूज हो जाती हूँ कि गलत तो नहीं बोल रही हूँ। तो चलिए, जो इसके संदर्भ में क्या अलग हो जाएगा, मोजिला फायरफॉक्स, क्योंकि ये ब्राउजर है और बाकी सारी चीजें एक सर्च इंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है, पूछ रहा है। वेब ब्राउजर नहीं है, क्रोम ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, वर्डपैड, ओपेरा। वर्डपैड जो है वो एक ब्राउजर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। वर्डपैड नहीं है ना, वर्डपैड में तो आप डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है कि अल्टा विस्ता किस वर्ष में लॉन्च किया गया था। तो अल्टा विस्ता 1995 में। अल्टा विस्ता, ओके, अल्टा विस्ता, ठीक है ना। ये भी एक इम्पोर्टेंट सर्च इंजन है, क्योंकि कई बार इससे डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ देता है। नाम दिया रहता है कि इसमें से कौन सा एक सर्च इंजन है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, मैं और एक बार चेक कर लेती हूँ। अल्टा विस्ता याहू, हाँ ठीक है, इसकी सेवा याहू के द्वारा दी जाती है। ठीक है, गूगल की तरह ये भी एक सर्च इंजन है। हम्म, ठीक है, अब देखिए अल्टा विस्ता किस वर्ष में लॉन्च किया गया था। 1994 में बनकर ये तैयार हो गया था, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि 1995 में फिर लॉन्च किया गया था। तो देखिए, अल्टा विस्ता प्रमुख सर्च इंजन है जिसे 1995 में लॉन्च किया गया था। यह प्रारंभ के समय में अधिक उपयोग किया जाता था, लेकिन जब गूगल की बढ़ती लोकप्रियता आई तो यह अपना स्थान गंवाने लग गई। ठीक है, और सन फिर 2000 याहू ने 3 में इसे खरीद लिया था। अल्टा विस्ता को किसने खरीद लिया था, याहू ने खरीद लिया था बाद में। एक बार आप उसको ना एक बार और सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि 1994 लिखा हुआ है बुक में, लेकिन जब हम क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं एमसीक्यू में तो 1995 दिया हुआ है। तो एक बार आप इसको सर्च कर लीजिएगा। गूगल वर्ष डैश में आविष्कारित हुआ था। गूगल कौन से वर्ष में हुआ था भाई, 1998 में, 1995 में, 2000, तो ऑब्वियसली आपका उत्तर हो जाएगा 1998 में। नेक्स्ट, सर्च इंजन के रूप यानी खोज इंजन के रूप में कई वेब पृष्ठों के बारे में, यानी वेब पेजेस के बारे में, सर्च इंजन के रूप में वेब पेजेस के बारे में जानकारी संग्रहित कौन करके रखता है, वेब क्रॉलर करके रखता है। अभी हमने पढ़ा था ना कि किसका काम है, क्रॉलर का है, कि वो जाता है हर जगह क्रॉल की करता है और वेब पेजेस की जानकारी को इकट्ठा करके लाता है। गूगल डैश नामक स्वचालित प्रोग्राम के साथ वेब पर खोज करता है। गूगल डैश नामक स्वचालित यानी कि खुद से चलने वाले प्रोग्राम के साथ वेब पर खोज करता है, तो क्रॉलिंग हो जाएगा। सेम आंसर, वो खुद से होता है। आपने जो भी सर्च किया, तो जो क्रॉलिंग है, इस नामक स्वचालित प्रोग्राम है, वो वेब पर जाकर खुद ही क्रॉल करके आपको सब जानकारी ढूंढ कर दे देता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन जिसका शॉर्ट फॉर्म है एसईओ, ठीक है, ये हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर पढ़ते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एस के अंदर एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में स्पाइडर को डैश या डैश भी कहा जाता है। तो अगेन उसका नाम पूछा जा रहा है ना, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में स्पाइडर को क्रॉलर, और वायरस तो नहीं होगा, वॉन्डरर, और क्या लिखा है, क्लाइंबर, वोम वायरस नहीं तो रोबोट्स और क्रॉलर्स होगा, है ना। रोबोट क्योंकि हॉटबोट बोलते हैं या रोबोट भी बोल सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से जाए तो हम ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक वेबसाइट के प्रमुख पेज को क्या कहा जाता है, होम पेज। मैंने आपको बताया कि जब भी एक वेबसाइट आप खोलेंगे तो सबसे शुरू में जो आपको पृष्ठ दिखती है, पेज दिखता है, वो क्या होता है, होम पेज होता है कहीं का भी। उसके में बहुत सारे, उस पेज में बहुत सारे लिंक रहते हैं, जैसे कि कॉन्टेक्ट अस, ऑनलाइन वाले, या अगर आप स्कूल्स के बारे में देख रहे हैं तो उसका टाइम टेबल, उसके एनुअल फंक्शन, अलग अलग चीजें आ जाएंगी, तो आप अलग पेज में जाओगे। बट जो बेसिक एक पेज जहां पे आप एंटर करते हो, जैसे आपने खोला है कोई वेबसाइट को, वो क्या कहलाता है, होम पेज। नेक्स्ट, नाम गूगल मूल रूप से किस शब्द से लिया गया है। याद रखिएगा, जो गूगल है वो मूल रूप से GOOGLE, ठीक है, गूगोल शब्द से लिया गया है। गूगोल का अर्थ होता है 10, 10। ये डेसिमल की एक बड़ी संख्या है ना। ये डेसिमल की एक बड़ी संख्या है जिसमें एक के बाद 100 की संख्या में शून्य होते हैं। ये आप याद मत रखिए, आप ये याद रखिए कि इसका अर्थ होता है गूगल का 10, ठीक है। डेसिमल की एक बड़ी संख्या है भाई, 0 1 ना होके 10। तो गूगल जो है GOOGLE, ये इसका मूल शब्द ये था। इसके फिर क्या हो गया ना, मिस्टेक, बाय मिस्टेक, त्रुटि के कारण प्रचलन में फिर क्या ये गूगल लिख दिया गया और फिर यही प्रचलित हो गया, अन्यथा गूगल जो है ये इसका मूल रूप से था।
अब गूगल का मूल नाम क्या था, यानी जब वो बनाया गया था गूगल, तब उसका मूल नाम क्या था? तो लैरी पेज ने इसे बनाया था, किसके साथ मिलकर? ब्रेन के साथ मिलकर। 1996 में लैरी पेज और ब्रेन ने अपने प्रोडक्ट को बैक रब, क्या नाम दिया? बैक रब नाम दिया था। बाद में यही फिर गूगल के नाम से, और उसमें भी गूगल नहीं है, मैंने बताया ना गूगल, ये नाम गलती से टाइप हो गया, फिर गूगल, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने ई लगा दिया यहाँ पे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ऑप्शन नंबर सी, गूगल। गूगल, तभी तो ई, हाँ ठीक है, गूगल। चलिए ठीक है, यही होगा, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये बुक में इतनी प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, इतनी प्रिंटिंग मिस्टेक है, मतलब मैं सही बताते हुए भी, देखिए ये गूगल ही होगा, जो मुझे आंसर पता था मैंने वो बताया, लेकिन बुक में ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। अगर आपके पास ये बुक होगी ना, तो आप उसमें देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर सी उत्तर दिया है, और उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में पूरा ये लिखा हुआ है। तो देखिए कितनी मतलब मिस्टेक है, क्या ही बताऊं मैं। चलिए, तो मैं बिल्कुल सही आपको बताई थी कि ऑप्शन नंबर बी जो है, GOOGLE, इस शब्द से, गूगल शब्द से लिया गया है। ठीक, अब गूगल का मूल नाम पूछा जा रहा है, तो मूल नाम बैकरब था, बाद में जिसे चेंज करके उन्होंने गूगल किया, और त्रुटि के कारण वो गूगल लिखा गया, तो तब से वही प्रचलित हो गया। अदरवाइज बैकरब नाम दिया गया था, और बाद में जाके ये गूगल नाम से हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका उत्तर होगा। HTML एक भाषा है जिसका उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? तो वेब पेजेस, अभी मैंने आपको बताया कितने बार, है ना। HTML वेब पेज किससे बने होते हैं? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, गूगल क्रोम में एक नई ब्राउजर विंडो, यानी आपने अभी एक विंडो खोली है, आप कुछ देख रहे हैं, आप उसी के साथ आपको एक नई विंडो खोलनी है, तो आप कौन सी कुंजी या कौन सी की इस्तेमाल करेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी जो है, कंट्रोल प्लस न्यू, वो इस्तेमाल करेंगे आप, ताकि साइड में आप एक और नया विंडो, नया टैब खोल के देख सकते हैं। गूगल क्रोम में नई ब्राउजर या विंडो खोलने के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या हो गई? कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट की है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सरकारी वेबसाइट नहीं है पूछा जा रहा है? तो जिसमें gov.in रहता है ना, वो सरकारी वेबसाइट रहती है, या निक, ठीक है। तो BCCI.tv ये जो है एक सरकारी वेबसाइट नहीं होगी, इन विकल्प के आधार पर, जो निम्न विकल्प दिए हुए हैं उसके आधार पर, क्योंकि सरकारी वेबसाइट का उदाहरण में ना .gov.in आता है, या तो nick.in वाले डोमेन्स आते हैं। नेक्स्ट, कौन सा वेब ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित किया गया है? ब्राउजर की बात की जा रही है। बिंग एक सर्च इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। यहाँ पे बात की जा रही है वेब ब्राउजर जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया एक ब्राउजर है। ठीक, नेक्स्ट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग किया जाता है। ऑब्वियसली देखिए, नॉलेज साझा करने के लिए, बात करने के लिए, सूचना, तीनों सब सही है, उपरोक्त सभी। सोशल नेटवर्किंग का साइट का क्या सिर्फ आप नॉलेज साझा करने? बिल्कुल नहीं, बेसिकली तो आप बात करने ही करते हैं, है ना। लेकिन चलिए ठीक है, नॉलेज साझा करने वो भी हो जाएगा, और सूचना रखने ये भी, तो उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है पूछ रहा है? इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? अच्छा देखिए, पेज रैंक क्या होता है? एक एल्गोरिथम है जिसका उपयोग खोज द्वारा, यानी रिजल्ट के द्वारा, वेबसाइट को उनके परिणामों में रैंक देने के लिए। जैसे आप टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स इन CG लिख रहे हैं, तो जो सबसे पहले ऊपर में आ जाएगा कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम, फिर सेकंड में आता है, फिर थर्ड में आता है, फोर्थ में आता है। तो जो सबसे, ये जो रैंकिंग इनको मिली हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं? पेज रैंक मिलना। ठीक है, पेज रैंक, ये मैंने आपको अलग से बताया। चलिए, अब इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है बोला जा रहा है? तो कोरा जो है वो एक सर्च इंजन नहीं है। आपको पता होगा कोरा में जाके आप क्या करते हैं। देखिए, गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, कोरा में जाके आप ना कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन आंसर को आप सर्च करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहते हैं, गूगल की जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसको हम क्या कहेंगे? गूगल वॉलेट कहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, और हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में ही आया था। गूगल पेमेंट, गूगल मनी, गूगल कैश में गूगल वॉलेट कहेंगे। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन इनमें से कौन सा है? अब सर्च इंजन की बात हो रही है, तो मैंने आपको बताया ना, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन बिंग है। ये भी आपके हॉस्टल वार्डन 2016 में आ चुका है। अल्टा विस्टा नहीं, गूगल नहीं। ठीक है, और कितने क्वेश्चन हैं? ठीक है, चलिए जल्दी से और देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध आईपी एड्रेस है? जब मैं आपको उस टाइम बता रही थी आईपी एड्रेस, तो मैंने बोला था ना 3 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, वो इसको ही बोला था। वैध इनमें से कौन सा होगा? इसमें 3 डिजिट है, फिर डॉट है, इसमें 2 डिजिट है, तो ये गलत। 3 3 2 3 ऐसा आना चाहिए, ऐसे आप याद रखिएगा। नंबर्स तो क्योंकि ऊपर नीचे होंगे। आईपी एड्रेस मतलब हर कंप्यूटर इंटरनेट जिसमें चल रहा है उसको एक एड्रेस मिली हुई है। तो कौन सा एक वैध है, मतलब क्या सही तरीका होगा उसको डिफाइन करने का? तो 3 3 2 3 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। 3 लेटर्स, 3 लेटर्स, 2 लेटर्स, 3 लेटर्स, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो बेसिकली वर्ड्स को समझता है, लेटर्स के बजाय नंबर्स को समझता है। वर्ड्स मतलब नंबर्स को समझता है। तो उस किस फॉर्म में हमने लिखा है? इस फॉर्म में लिखा है, देख लीजिए। 3 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, वेबसाइट के एक वेब पेज पर डैश को क्लिक कर आंतरिक लेवल के वेब पेज पर जाते हैं तो हाइपरलिंक को, एक ही पेज के अंदर जो भी एक लिंक डली होगी, जैसे ब्लू लाइंस रहती है, ब्लू कुछ लिंक डली, उसको आप क्लिक करेंगे तो उसी वेबसाइट के दूसरे वेब पेज पर चले जाएंगे। सेम वेबसाइट रहेगा, वेबसाइट तो वही है लेकिन अलग पेज रहेगा, ठीक है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर लिंक बोलते हैं। नेक्स्ट, हॉटबॉट निम्न का उदाहरण है। हॉटबॉट इसमें से किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है वेब गेम्स, दूसरा सोशल नेटवर्क्स, तीसरा है सर्च इंजन, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सर्च इंजन। हॉटबॉट क्योंकि मैंने बताया ना क्रॉलर जो है, अच्छा सॉरी, ये वो नहीं है, क्रॉलर वाला नहीं है। हॉटबॉट मैंने आपको बताया था सर्च इंजन। अलग अलग जब मैं सर्च इंजन के बारे में बात कर रही थी तो उसमें एक नाम मैंने लिखा था हॉटबॉट का, ठीक है? तो क्या है वो? एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट, अनुरोध किए गए यानी कि डिजायर्ड रिसोर्स के लिए प्राप्त फाइल नॉट फाउंड एरर के लिए एचटीटीपी सर्वर की प्रतिक्रिया कोड पूछा जा रहा है। अब देखिए, ऐसा आपने जनरली बहुत बार देखा होगा कि आप कोई वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, अगर वो ब्रोकन हो चुकी है या वो वेबसाइट अवेलेबल नहीं है तो वहां पे क्या शो हो जाता है? 404 एरर दिखाता है, फाइल नॉट फाउंड एरर दिखाता है। तो उसके लिए कौन सा डिजिट यूज होता है? 404 उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आईपी एड्रेस में कितने बिट होते हैं? अगेन आईपी एड्रेस जो था आपका आईपी वर्जन के हिसाब से था, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 ये लिखा था। बेसिकली आईपी वर्जन में कितने बिट होते हैं? 32 बिट होते हैं। आईपी एड्रेस में कितने बिट होते हैं? 32, ठीक है? वेब पेजेस को देखने के लिए डैश सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। साइट, होस्ट, लिंक, ब्राउजर, तो ऑब्वियसली ब्राउजर, ठीक है ना? वेब पेज को देखने के लिए आप किस में जाएंगे? ब्राउजर में जाएंगे और ब्राउज करेंगे। जो भी वेबसाइट नाम आपको पता है आप वहां पे टाइप कर देंगे और फिर ब्राउज कर लेंगे, उसको कहते हैं ब्राउजर। जिस जिस ऐप में आप ये देख सकते हैं उसको हम बोलेंगे ब्राउजर, ठीक है? चाइना का सबसे फेमस अगर बोल दिया जाए कि सर्च इंजन कौन सा है तो बायडू, जैसे मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिस पे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? अगेन कोई वेब पेज है उसमें आप कौन सी चीज में क्लिक करेंगे? तो हाइपर लिंक में हम क्लिक करते हैं। तो हाइपर लिंक में क्लिक करने से हम दूसरे वेब पेज पे चले जाते हैं, ठीक है? मतलब उसी वेबसाइट का लिंक दिया रहता है दूसरे पेज के लिए। नेक्स्ट, वेब पेज डैश फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं। HTML, डीओसी, यूआरएल, एचटीटीपी। तो ये तो देखिए प्रोटोकॉल है, डॉक के लिए लिखा है, यूआरएल एड्रेस होता है, लेकिन किस फॉर्मेट में सेव रहता है? वो HTML यानी मार्कअप लैंग्वेज के फॉर्म में सेव रहता है। इंटरनेट डैश स्विच्ड नेटवर्क है, तो इंटरनेट मैंने आपको बताया था ना पैकेट फॉर्म में रहता है, तो पैकेट स्विच्ड नेटवर्क है। आप बोलेंगे सेल नहीं, सर्किट नहीं, मैसेज नहीं, पैकेट्स के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है? डन हो गया, जितने क्वेश्चंस थे सॉल्व हो गए। उम्मीद करती हूँ जितने इंपॉर्टेंट चीजें थी रिलेटेड टू इंटरनेट सब कुछ कवर हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। आप अपने जो भी सजेशंस हैं या जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।